सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जहां कला सोने की तरह चमक रही थी और इमारतें मानो सपनों की तरह आसमान छू रही हों। ये था मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। एक ऐसा दौर जिसे दो ताकतवर बादशाहों, पिता जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां ने अपनी अपनी छाप देकर बनाया। तो चलिए आज इसी शानदार दौर के पन्नों को पलट कर देखते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे कैसे एक ही खून, एक ही विरासत वाले पिता और पुत्र दोनों ने इस स्वर्ण युग को इतने अलग अलग ढंग से तराशा। एक ने जहां कैनवस पर अपना जादू बिखेरा, वहीं दूसरे ने संगमरमर में अपनी कहानियां हमेशा के लिए गढ़ दी। तो आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए जरा वक्त को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 1605 की, जब जहांगीर गद्दी पर बैठे, और वहां से लेके 1658 तक, जब शाहजहां का शासन खत्म हुआ। मतलब ये आधी सदी से भी ज्यादा का जो दौर था ना, यही वो समय है जिसे मुगल साम्राज्य का सांस्कृतिक और राजनीतिक शिखर, उसका जिनिथ माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके शासन करने के तरीके से, क्योंकि सत्ता चलाने की इनकी जो शैलियां थी वो इनके शौक और जुनून की तरह ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जहांगीर की एक छवि थी जनता के बादशाह की, एक ऐसा शासक जिसे कोई भी कभी भी मिल सकता है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने लगवाई जंजीरे अदल, यानी न्याय की सोने की जंजीर। जरा सोचिए, कोई भी आम इंसान उसे खींचकर सीधे सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। कमाल की बात है ना? लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और उस पहलू का नाम था नूरजहां। जहांगीर की वो ताकतवर बेगम, जो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं थी, बल्कि कई मामलों में असली सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। अरे, उन्होंने तो अपने नाम से सिक्के तक जारी करवा दिए थे। और उनका परिवार, जिसे नूरजहां गुट कहा जाता था, उसके हाथ में इतनी शक्ति थी कि पूरा दरबार मानो उनकी उंगलियों पे नाचता था। अब चलिए जहांगीर के दरबार से निकलकर शाहजहां के दरबार में। यहां आते ही आपको हवा में एक अलग तरह की सख्ती महसूस होगी। जहांगीर के दौर की वो सहजता वो यहां बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक भव्य मंच था जहां हर चीज नियम से होती थी। हर कायदा पत्थर की लकीर था, और हर किसी को बादशाह की बेहिसाब ताकत के आगे सिर झुकाना ही पड़ता था। तो देखिए तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो रही है ना? एक तरफ थे जहांगीर, जो कूटनीति और स्थिरता पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ थे शाहजहां, जिनका ध्यान था साम्राज्य के विस्तार और अपनी पकड़ को और मजबूत करने पर। जहां एक ने सहिष्णुता की नीति को आगे बढ़ाया, वहीं दूसरे के दौर में धार्मिक कट्टरता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो ये तो हुई शासन की बात। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस दौर को सच में स्वर्ण युग बनाया, और वो है कला। और यहाँ पर तो पिता और पुत्र के जुनून में जमीन आसमान का फर्क था। एक थे कला के पारखी, तो दूसरे थे इमारतों के बादशाह, शहनशाह तामीर। जहांगीर वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे कला पारखी, एक कॉन्निसोर थे। कहते हैं उनकी आंखों में एक कलाकार वाली परख थी, और उनका दिल वो धड़कता था मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। उन्हीं की देखरेख में मुगल चित्रकला एक ऐसे मुकाम पर पहुंची, एक ऐसी बुलंदी पर पहुंची जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उनकी पेंटिंग्स में प्रकृति मानो सांस लेती थी। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार तो बस चित्र नहीं बना रहे थे, वो तो पक्षियों के पंखों में, फूलों की पत्तियों में जान फूंक रहे थे। उनके बनाए चित्र इतने असली लगते थे, इतने सजीव, कि लगता था बस अभी कैनवस से बाहर निकल आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोपीय कला से भी बहुत कुछ सीखा, जिससे उनकी चित्रकला में एक नई गहराई, एक नया यथार्थवाद आया। लेकिन जहांगीर का दौर खत्म होने और शाहजहां का दौर शुरू होने के बीच एक पुल बना, एक इमारत जो आने वाले कल की पहली झलक थी। ये था एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था, और आज हम सब इसे प्यार से बेबी ताज कहते हैं। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक नई क्रांति की शुरुआत थी। और इस क्रांति का नाम था पिएत्रा ड्यूरा। ये एक ऐसी कला थी जिसमें सफेद संगमरमर में कीमती पत्थरों को ऐसे जड़ा जाता था कि वो पत्थर नहीं बल्कि कोई गहना लगे। सोचिए, संगमरमर पर पत्थरों से चित्रकारी। यही वो तकनीक थी जो पहली बार बेबी ताज में इस्तेमाल हुई, और आगे चलकर शाहजहां की सभी शानदार इमारतों की पहचान उनकी आत्मा बनने वाली थी। तो अब आते हैं शहनशाह तामीर, यानी इमारतों के बादशाह शाहजहां पर।
उनका जुनून था पत्थर में ऐसी कहानियां लिखना जो सदियों तक अमर हो जाएं। ऐसी भव्य इमारतें बनाना जिनमें कमाल की समरूपता हो, सिमेट्री हो। उनकी विरासत कैनवस पर नहीं बल्कि संगमरमर पर तराशी गई है। शाहजहां का वास्तुकला का एक तरह से एक जादुई फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला? पहला, लाल बलुआ पत्थर की जगह बेदाग दूधिया सफेद संगमरमर। दूसरा, पिएत्रा ड्यूरा की जड़ाई का बेहतरीन इस्तेमाल। तीसरा, हर चीज में परफेक्ट सिमेट्री यानी पूर्ण समरूपता का जुनून। और चौथा, उनकी पहचान बन चुके वो बल्ब जैसे गुंबद और ऊंची ऊंची मीनारें। यही फॉर्मूला हमें ताजमहल से लेकर दिल्ली के लाल किले तक हर जगह देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर हम दोनों की कलात्मक विरासत को एक नज़र में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। जहांगीर ने मुगल चित्रकला को उसका स्वर्ण युग दिया तो शाहजहां ने मुगल वास्तुकला को। एक की पहचान है पेंटिंग में प्रकृतिवाद और यथार्थवाद, तो दूसरे की पहचान है इमारतों में समरूपता और भव्यता। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस बेहिसाब शाही शानो शौकत के पीछे एक स्याह सच भी था। एक कीमत थी जिसे आम जनता ने अपने खून और पसीने से चुकाया था। तो चलिए अब इस स्वर्ण युग के सिक्के का वो दूसरा अंधेरा पहलू भी देखते हैं। ये एक आंकड़ा शायद आपको अंदर तक झकझोर देगा। आधा सोचकर देखिए, एक किसान साल भर मेहनत करे और उसकी उपज का आधा हिस्सा सिर्फ टैक्स में चला जाए। शाहजहां के राज में कुछ इलाकों में यही हकीकत थी। ये इतना भारी बोझ था कि साम्राज्य की नींव यानी किसान उसकी कमर ही टूट रही थी। और इस बोझ का नतीजा विनाशकारी था। 1630 से 32 के बीच दक्कन में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। और ठीक उसी वक्त आगरा में प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल को बनाने की योजनाएं चल रही थी। ये इतिहास का एक बहुत ही क्रूर मजाक लगता है। एक तरफ मौत का सन्नाटा था तो दूसरी तरफ संगमरमर का एक खूबसूरत सपना आकार ले रहा था। तो समाज में भी ये बदलाव साफ साफ दिख रहा था। जहांगीर के दौर में अकबर की सहिष्णुता की नीति जारी रही, दरबार भी कम औपचारिक था। वहीं शाहजहां के समय में समाज ज्यादा रूढ़िवादी होता गया, दरबार के नियम सख्त हो गए और अर्थव्यवस्था का सारा बोझ किसानों पर आ गया। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों बादशाहों ने इतिहास पर अपनी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। जहांगीर की कूटनीति ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार के दरवाजे खोले, एक ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर दुनिया का इतिहास बदल दिया। और शाहजहां, उन्होंने दुनिया को ताजमहल दिया, प्रेम का एक ऐसा प्रतीक जो आज पूरे भारत की पहचान है, उसका गौरव है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि मुगल साम्राज्य का ये शिखर, ये वैभव, क्या ये उसकी सबसे शानदार, सबसे ऊंची उड़ान थी, या फिर इसी बेहिसाब चमक दमक के बोझ तले एक भव्य पतन की शुरुआत हो चुकी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास के पन्नों में और गहराई से ढूंढना होगा।